हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर के क्वेश्चन एंड आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, give two examples each of situation in which you push or pull to change the state of motion of object। तो हमें push और pull situations के दो एग्जाम्पल देने हैं। push मतलब क्या होता है, धक्का देना, और pull मतलब क्या होता है, खींचना। ओके, तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल्स करेंगे pull situation, यानी कि जिन सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं उसकी पोजिशन को चेंज करने के लिए। ओके, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, In order to open a drawer, we have to pull it। तो हमें एक ड्रॉर को खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे खींचना पड़ता है। ओके, सेकंड एग्जांपल क्या है, To draw water from the well, the rope is pulled। तो कुएं से पानी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस रस्सी से बाल्टी बंधी हुई है उसको पकड़ के खींचना पड़ता है। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। ओके, अब हम करेंगे पुश सिचुएशन के एग्जांपल। तो पुश सिचुएशन का फर्स्ट एग्जांपल क्या है, अ फुटबॉल इज पुश्ड बाय द फुट ऑफ अ प्लेयर। तो जब फुटबॉल प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, आपने देखा होगा, तो फुटबॉल को क्या करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है ना, एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास भेजने के लिए। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा। ओके, सेकंड एग्जांपल क्या है पुश सिचुएशन का, इन ऑर्डर टू चेंज द प्लेस ऑफ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन रूम टू अनदर वी हैव टू पुश इट। तो हमें एक हैवी बॉक्स को एक रूम से दूसरे रूम में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे धक्का देना पड़ेगा, उसे पुश करना पड़ेगा। ओके, तो ये सेकंड एग्जांपल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, give two examples of situation in which applied force causes a change in the shape of an object। तो हमें ऐसी दो सिचुएशन के एग्जांपल्स देने हैं जिसमें फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है, बाय प्रेसिंग द क्ले बिटवीन द हैंड्स इट डिफॉर्म्स। तो अगर हम क्ले को अपने दोनों हाथों के बीच में रख के ऐसे दबाएंगे तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है ना। आपने बचपन में क्ले से खेला होगा, खिलौने बनाए होंगे डिफरेंट, तो क्या करते हो आप, अपने हाथों से उसको डिफरेंट शेप देते हो अपने हाथों के बीच में प्रेस करके। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड क्या एग्जांपल है जिसमें फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो रही है। तो सेकंड है, द शेप ऑफ द प्लास्टिक बोतल चेंज बाय स्क्वीजिंग इट। तो हम अगर प्लास्टिक की बोतल को हाथ में पकड़ के ऐसे दबा देंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है ना। जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये खाली प्लास्टिक की बोतल है, इसको हाथ में पकड़ के आपने दबा दिया तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। तो हमें कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है ना। मैंने अभी आपको बताया था, एग्जांपल्स दिए थे जब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुल। ओके, सेकंड क्या है, अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। तो एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। नेक्स्ट है, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। तो एक ट्रॉली है जो कि लोडेड है, उसके अंदर मतलब सामान भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको या तो उसको खींचोगे या फिर उसको धक्का दोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुल और पुश। ओके, लास्ट है, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो किसी भी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब धकेलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिपेल। Okay, now move to the next. An archer stretches her bow while taking aim at the target। तो एक आर्कर जो कि धनुष बाण चलाते हैं, अपने टारगेट को एम करने के लिए, मतलब ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इस पर टारगेट करने के लिए बो को स्ट्रेच करती है। यहाँ पे देख रहा है ना आपको, स्ट्रेच किया हुआ है ये। ठीक है, She then releases the arrow। फिर वो एरो को रिलीज कर देती है, छोड़ देती है, while begin to move towards the target। और एरो क्या करता है, अपने टारगेट की तरफ जाने लगता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, तो हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है और इन इंफॉर्मेशन को यूज करके ही हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उनको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, टू स्ट्रेच द बो द आर्कर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉज अ चेंज इन इट्स डैश। तो बो को स्ट्रेच करने के लिए आर्कर ने एक फोर्स अप्लाई किया,
इसकी शेप को चेंज करने के लिए आर्कर ने एक फोर्स अप्लाई किया, तभी तो इसकी शेप चेंज हुई ना। तो दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स डैश, तो उस फोर्स की वजह से क्या हुआ, उसकी शेप चेंज हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेप। ओके, नेक्स्ट है द फोर्स अप्लाइड बाय आर्कर टू स्ट्रेच द बो इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। तो जो फोर्स आर्कर के द्वारा लगाया गया क्या करने के लिए, बो को स्ट्रेच करने के लिए, वो किस तरह के फोर्स का एग्जाम्पल है। तो आर्कर ने बो को स्ट्रेच करने के लिए अपनी मसल्स का यूज किया ना, अपना हाथ यूज किया, तो जहां पे भी हमारा बॉडी पार्ट यूज होते हैं तो वो एक मस्कुलर फोर्स होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो एक मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट है द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। तो हमें उस फोर्स का नाम बताना है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से जो एरो का स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो गया, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, तो इसका आंसर क्या है, कॉन्टैक्ट। Next, while the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to dash and that due to dash of air. तो जब एरो अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहा था तो उस पे जो फोर्स एक्ट कर रहे थे वो कौन कौन से थे, तो फर्स्ट तो था ड्यू टू ग्रेविटी, फर्स्ट था ग्रेविटी की वजह से, और दूसरा था फ्रिक्शन ऑफ एयर की वजह से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following situations, identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of the force in each case. तो हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, तो हमें हर सिचुएशन में ये बताना है कि वो कौन सा एजेंट है जिसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है और वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लगाया जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है हमारी, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो फर्स्ट सिचुएशन है कि हमें नींबू जो होता है उसका रस निकालने के लिए उसे अपनी उंगलियों में ऐसे दबा के निचोड़ना होता है, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें बताना एजेंट क्या है, वी हैव मेक अ मस्कुलर फोर्स टू एक्सट्रैक्ट द जूस ऑफ द लेमन बाय स्क्वीजिंग इट। तो हमने किस फोर्स का यूज किया, मस्कुलर फोर्स का यूज किया, हमने अपने हाथों का यूज किया ना, उंगलियों से उसे निचोड़ा, तो हमने कौन से फोर्स का यूज किया, मस्कुलर फोर्स का यूज किया है नींबू से उसका रस निकालने के लिए। एज अ रिजल्ट द शेप ऑफ द लेमन गेट चेंज, और उसी के रिजल्ट की वजह से क्या हो गया है, उसकी शेप चेंज हो गई है, किसकी, लेमन की। ओके, हमें अफेक्ट भी बताना है कि उस फोर्स की वजह से क्या अफेक्ट पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट पर। ओके, ये फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन क्या है हमारी, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। तो सेकेंड सिचुएशन है टूथपेस्ट ट्यूब से क्या कर रहे हैं हम, पेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, टू टेक आउट पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट ट्यूब वी यूज अवर मस्कुलर फोर्स। तो इसमें भी हमने कौन से फोर्स का यूज किया, मस्कुलर फोर्स का यूज किया, क्योंकि हमने अपने हाथों का यूज किया टूथपेस्ट से पेस्ट को बाहर निकालने के लिए। ओके, दिस मस्कुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द टूथपेस्ट ट्यूब लीड्स टू अ चेंज इन इट्स शेप। ये मस्कुलर फोर्स किस पे काम कर रहा है, टूथपेस्ट की ट्यूब पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो गई है। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, a load suspended from a spring while its other end is on hook fixed to a wall। तो एक जो लोड है, मतलब कोई भी वजन जो कि किस पे टंगा हुआ है, एक स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग है, ये लोड है। ठीक है, ये इससे टंगा हुआ है, और जो स्प्रिंग का दूसरा सिरा है वो हुक से दीवार पे अटैच है, यहाँ पे ये दूसरा सिरा है इसका। ओके, here the suspended load exerts a force on the spring and pushes the spring downwards। तो यहाँ पे जो लोड इस पे टंगा हुआ है इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्प्रिंग पे एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो गई है। देखो यहाँ पे इसकी लेंथ इतनी थी, यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो कम लेंथ है, यहाँ पे हमने लोड इस पे डाल दिया तो इसकी जो लेंथ है वो स्ट्रेच होकर ज्यादा हो गई है। ओके, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एज अ रिजल्ट द स्प्रिंग गेट स्ट्रेच, उस लोड की वजह से क्या हो गया है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई है, hence its shape get change, और इसी की वजह से क्या है, उसकी शेप चेंज हो गई है। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन है एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो एक एथलीट हाई जंप लगा रहा है, क्या करने के लिए, बार को क्लियर करने के लिए, बार को जंप लांगने के लिए। ओके, द फीट ऑफ द एथलीट एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स ऑन द ग्राउंड व्हिच पुशेस द ग्राउंड। तो जो एथलीट के जो फीट है वो क्या कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगाने किसके ऊपर, ग्राउंड यानी कि मैदान के ऊपर, जिसकी वजह से जो ग्राउंड है वो पुश हो रहा है, धकेल रहा है वो अपने फीट से उसको। दिस अलाउज देम टू जंप ओवर द बार, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, वो बार के ऊपर से जंप कर पा रहा है
एज अ रिजल्ट देयर स्टेट ऑफ मोशन गेट चेंज। और इसी के रिजल्ट की वजह से क्या हो रहा है, जो एथलीट है उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल। तो एक ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लोहार। एक हॉट पीस ऑफ आयरन के लोहे के टुकड़े को जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, हथौड़ा मार मार के उसे हथौड़ा मार रहा है उस पर। क्यों मार रहा है, क्योंकि उसे एक टूल बनाना है, औजार बनाना है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो जो बार बार उसका हथौड़ा मार रहा है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो पीस ऑफ आयरन है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अ ब्लैक स्मिथ यूजेस दियर मस्कुलर फोर्स व्हाइल हैमरिंग अ हॉट पीस ऑफ आयरन। तो जो ब्लैक स्मिथ है कौन से फोर्स का यूज कर रहा है, उसने अपने हाथों का यूज किया ना हथौड़ा मारने के लिए। तो अगेन यहाँ पे फिर कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। ओके, द मस्कुलर फोर्स चेंज द शेप ऑफ द आयरन। और उस मस्कुलर फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, उस जो आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा, उसकी शेप चेंज हो रही है, शो दैट इट कैन बी गिवन द डिजायर्ड शेप। और इसी की वजह से क्या है, वो लोहार उसको जैसी चाहे शेप देना चाहे उसको दे सकता है, जैसा उसको टूल बनाना है वो शेप उसको वो दे सकता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An inflated balloon was pressed against a wall after it had been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon stuck to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? तो एक इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ बलून जिसके अंदर आपने हवा भर रखी है, ठीक है, उसको आपने एक वॉल पे जाके ऐसे वॉल पे रखा और ऐसे दबाया तो उससे जाके चिपक गया। चिपक क्यों गया, और दीवार पे चिपकाने से पहले हमने उसे क्लोथ के साथ रगड़ा था। ठीक है, तो हमने जब दीवार पे जाके टच किया तो हमने पाया कि वो दीवार से जाके चिपक गया। तो हमें बताना है कि वो कौन सा फोर्स है जो कि दीवार और बलून के अट्रैक्शन के बीच, जो अट्रैक्शन है मतलब वो चिपक गया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, When an inflated balloon is rubbed with a piece of synthetic cloth, it becomes charged। तो जब हमने उस इन्फ्लेटेड मतलब फूले हुए बलून को जब एक सिंथेटिक क्लॉथ से रगड़ा जाके तो वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। और ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी। और एक चार्ज बॉडी जो होती है वो हमेशा एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अब जो बलून है वो तो चार्ज है, और जो दीवार थी, जिस दीवार पे जाके हमने उसको रखा वो अनचार्ज थी, इसलिए उन दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन होने लगी। When this charged balloon is pressed against a wall, it sticks to the wall. Thus, the electrostatic force act between the charged balloon and the wall। तो जब हमने जाके उस पर रखा तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, और जिसकी वजह से चार्ज बलून और वॉल के बीच में अट्रैक्शन हुआ और वो एक दूसरे से चिपक गए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the force acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion। तो हमें बताना है वो कौन सा फोर्स है जो कि एक बाल्टी पे काम कर रहा है, जो कि हाथ में पकड़ रखी है, पानी से भरी हुई है बाल्टी और ग्रैब थोड़ा ऊपर है ग्राउंड से, जैसा आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ी ऊपर है, हाथ में इस टाइप से बकेट पकड़ रखी है। ओके, और हमें ये भी बताना है कि वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से जो बाल्टी की स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो इसका आंसर है, फॉर होल्डिंग द बकेट ऑफ वाटर अबव द ग्राउंड वी यूज मस्कुलर फोर्स। तो हमने कौन से फोर्स का यूज किया है, बकेट को पकड़ने के लिए ग्राउंड से थोड़ा ऊपर हाथों का यूज किया, यानी कि मस्कुलर फोर्स। ओके, दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट पुल्स द बकेट टुवर्ड्स द ग्राउंड। यही मस्कुलर फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है। तो ग्रेविटी तो बाल्टी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमने बाल्टी को अपने हाथ में पकड़ रखा है, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं जा रही है। द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो इक्वल, जो दो टाइप के फोर्स है कौन कौन से हैं, एक तो हमने मस्कुलर फोर्स लगाया है, मस्कुलर फोर्स की वजह से क्या है, बाल्टी को हमने ऊपर पकड़ के रखा है, लेकिन ग्रेविटी क्या कर रही है, इसको नीचे की तरफ खींच रही है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी बाल्टी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और जो मस्कुलर फोर्स हमने यूज किया है वो ऊपर की तरफ हम खींच रहे हैं उसको। तो बाल्टी की स्टेट ऑफ मोशन क्यों चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। जो मस्कुलर फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, और जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। तो ये फोर्स इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बाल्टी की स्टेट चेंज नहीं हो रही है। देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द बकेट इज जीरो। दोनों इक्वल है, इसलिए जो नेट फोर्स है बकेट पे वो जीरो है, और इसी की वजह से उसकी शेप चेंज नहीं, सॉरी, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। A rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit। तो एक रॉकेट को
लॉन्च किया गया है ऊपर की तरफ सैटेलाइट के ऑर्बिट में लगाने के लिए। नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड। तो हमें बताना है वो कौन से दो फोर्सेस जो कि रॉकेट पे काम कर रहे हैं जैसे ही वो लॉन्च होता है। ओके, द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स द रॉकेट टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो दो तरह के फोर्स क्या है, पहला फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि क्या कर रहा है, रॉकेट को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और सेकंड फोर्स क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच अपोजेस इट्स मोशन। और दूसरा फोर्स क्या है, जो फ्रिक्शन है एयर की वजह से, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा सेकंड फोर्स है जो कि इस ग्रेविटी के मोशन को अपोज कर रहा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। Next question है, when we press the bulb of a dropper with its nozzle capped in water, the air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water get filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to. Okay, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, ये ड्रॉपर है। तो जब हम इस ड्रॉपर को, जैसे हमारे ग्लास है, हमने इसके अंदर ड्रॉपर डाला ये, ठीक है। तो जब हम इस पानी में ड्रॉपर को डालते हैं तो यहाँ से अपने हाथों से प्रेस करते हैं, तो जो एयर होती है इसके अंदर वो बबल्स के रूप में बाहर निकलती है। देखो हमने बुलबुले बुलबुले से निकलते हैं, ठीक है। एयर जब बाहर निकल जाती है हम यहाँ से उसको प्रेस करना बंद कर देते हैं, अपना प्रेशर हटा देते हैं जो हमने उंगलियों से दबा रखा होता है, तो वाटर इसके अंदर भरने लगता है, राइज होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ऐसा एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे बनानी है।